हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डर के MCQ क्वेश्चन। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो वेल्डर ट्रेड के MCQ क्वेश्चंस पर बना चुका हूं। अगर आपने वह मेरा वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑपरेशन टू क्लीन द सिलेंडर वाल्व बिफोर फिक्सिंग द रेगुलेटर टू द आर्गन सिलेंडर। आर्गन सिलेंडर के लिए रेगुलेटर को ठीक करने से पहले सिलेंडर वाल्व को साफ़ करने का ऑपरेशन क्या होता है। तो जो हम आर्गन के गैस का जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर रेगुलेटर को लगाने से पहले जो सिलेंडर वाल्व को साफ़ करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं क्रैकिंग ऑपरेशन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what defect will occur in the weld metal if the arc voltage and travel speed is low in metal inert gas या metal active gas welding। तो metal active gas welding और metal inert gas welding में जो आर्क वोल्टेज है और लेवल स्पीड कम करने पर धातु जो वेल्ड धातु में क्या दोष उत्पन्न होता है। जब भी हम मिग या मैग जब वेल्डिंग करते हैं तो जो आर्क की जो वोल्टेज रखी जाती है और जो स्पीड रखी जाती है वो अगर लो रहती है तो उसके कारण जो डिफेक्ट जनरेट होता है वो होता है ओवरलैपिंग का। तो वेल्ड ओवरलैपिंग जो डिफेक्ट होता है वो जनरेट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द इफेक्ट इन मिग एंड मैग वेल्डिंग फॉर ए शॉर्ट स्टिक आउट डिस्टेंस। एक छोटी छड़ी की बाहर दूरी के लिए मिग और मैग वेल्डिंग में क्या प्रभाव होता है। तो मिग स्टैंड फॉर मेटल इनर्ट गैस और मैग स्टैंड फॉर मेटल एक्टिव गैस। तो एक छोटी छड़ी की जो भारी दूरी के लिए मिग और मैग वेल्डिंग में क्या होता है कि जो मोर स्पैटर है वो डिपॉजिट हो जाते हैं नोजल के ऊपर। तो नोजल के ऊपर जो स्पैटर्स होते हैं, जैसे चिंगारियाँ आपने देखी होगी, जब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं चिंगारियाँ निकलती है, तो इसी तरीके से जो मिग और मैग वेल्डिंग होती है उसमें भी चिंगारियाँ निकलती हैं, उनको हम बोलते हैं स्पैटर्स। तो ज़्यादातर स्पैटर्स क्या हो जाते हैं, वो नोजल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये इफेक्ट पड़ता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द वेल्ड डिफेक्ट इफ़ वायर फीड स्पीड टू हाई। यदि वायर फीड स्पीड बहुत अधिक हो तो क्या दोष उत्पन्न होता है। यदि वायर जो वायर फीडिंग की जो स्पीड होती है अगर वो ज़्यादा हो तो उसके कारण जो स्पैटर्स होते हैं, जो चिंगारियाँ निकलती है, बहुत ज़्यादा निकलती है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कोज इफ़ द गैस फ्लोइंग रेट इज़ अनइवन। गैस प्रवाह दर असमान होने से किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो जो गैस का जो फ्लो होता है कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, मतलब अनइवन हो, मतलब एक असमान हो, तो उसके कारण जो दोष या डिफेक्ट जो जनरेट होता है वो डिफेक्ट जनरेट होता है पोरोसिटी, छोटे छोटे छेद। वेल्डिंग बीड के ऊपर आपने देखा होगा जब भी वेल्डिंग करते हो तो छोटे छोटे छेद बने होते हैं, छोटे छोटे होल बने होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं पोरोसिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग ऑफ आर्क इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में आर्क शुरू करने से क्या कठिनाइयाँ होती है। अगर जो मेनली जब हम आर्क वेल्डिंग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग करते हैं तो आर्क इलेक्ट्रोड के द्वारा ही की जाती है। अगर उसके अंदर जो हम पोलैरिटी होती है, दो तरह की पोलैरिटी होती है, एक होती स्ट्रेट पोलैरिटी, एक होती रिवर्स पोलैरिटी। अगर हम गलत पोलैरिटी का हम उपयोग कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमें जो आर्क बनाने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, जो स्टार्टिंग आर्क होती है उसको जनरेट करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉन्ग पोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू ट्रबल शूट द बर्न बैक प्रॉब्लम इफ़ द कॉन्टैक्ट टिप इज़ प्लग और वॉर्न आउट। जो कॉन्टैक्ट टिप प्लग या ख़राब होने पर बैन जो बर्निंग होती है, बैक समस्या का जो निवारण है वो हम कैसे करते हैं। तो मेनली जो ट्रबल शूटिंग या समस्या का समाधान जो करते हैं, अगर कॉन्टैक्ट टिप के ऊपर या तो हमारी जो कॉन्टैक्ट टिप है वो ख़राब हो जाती है या प्लग हो जाती है तो उसको हमें क्या करना है, या तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, अगर रिप्लेस नहीं कर रहे तो पहले हम क्लीन कर सकते हैं, पहले उसको हम साफ़ करेंगे, अगर फिर भी वो नहीं चल पा रही है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो क्लीन एंड रिप्लेस द कॉन्टैक्ट टिप। तो संपर्क टिप है उसको साफ़ करें या बदलें। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What do you call a weld joint having small holes and cavities due to entrapped gas packets? एंट्रैप गैस पैकेट के कारण छोटे होल या कैविटी वाले एक जॉइंट को आप क्या कहते हैं, या दोष को आप क्या कहते हैं? तो जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो हमने वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग बीड के ऊपर पहले ही बता चुका हूँ, छोटे छोटे होल कह लो या छेद कह लो या कैविटी, या उनके अंदर जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। Next question is, what is the defect in a weld joint in which the weld metal melting through the base metal resulting in hole? एक वेल्ड जॉइंट में दोष क्या है जिसमें बेस मेटल के माध्यम से पिघलने वाली वेल्ड धातु के परिणाम स्वरूप होल होता है? तो वो किसके कारण होता है? एक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है बर्निंग थ्रो या बर्न थ्रो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट विद द वेल्ड मेटल कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस? वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान वेल्ड मेटल जो कॉन्ट्रैक्टिंग, या उसका कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है सिकुड़ जाना, मुड़ जाना, के साथ वेल्डिंग दोष का नाम क्या होता है? तो जो जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग जब हम करते हैं तो पहले हम टैकिंग कर लेते हैं। अगर हम टैकिंग नहीं करते, किसी पीस पर वेल्डिंग करते हुए आते तो पीस आपस में क्या है कि बैंड हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे पीस, इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ आपसे, जैसे हमें ये अगर सीधा पोर्शन है, दो पीसों को आपस में हमें जोड़ना है, तो इस पॉइंट से क्या होगा कि ये पॉइंट थोड़े इस तरीके से हो जाएंगे, मतलब थोड़े ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं डिस्टोर्शन। तो मतलब इनका सिकुड़ जाना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये डिस्टोर्शन की वजह से, जो वेल्डिंग के अंदर जो डिफेक्ट जनरेट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिफेक्ट अकरिंग टू द अनस्टडी हैंड इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में एक अस्थिर हैंड से उत्पन्न होने वाले दोष का नाम क्या है? तो जो डिफेक्ट जनरेट होता है अकरिंग ड्यू टू द अनस्टडी हैंड इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज़ द वेवनेस ऑफ द बीड। जो बीड की जो वेवनेस होती है वो डिफेक्ट जनरेट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिफेक्ट अकर टू द वेल्ड जॉइंट इफ इट इज़ प्रोवाइडेड विद इनसफिशिएंट हीट इनपुट? एक वेल्ड जॉइंट में क्या दोष उत्पन्न होगा यदि उसको अपर्याप्त ऊष्मा इनपुट उसे प्रदान की जाती है? तो उसको हम बोलते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब क्योंकि मटेरियल पिघलेगा नहीं, क्योंकि उसको जो हीट चाहिए वो प्रॉपर हीट उसको नहीं मिल पा रही। तो इनसफिशिएंट हीट की वजह से क्या होता है कि लैक ऑफ पेनिट्रेशन होता है, जो मटेरियल है वो ग्रूव्स तक नीचे तक नहीं पहुंचता है। तो जो डिफेक्ट जनरेट होता है वो होता है लैक ऑफ पेनिट्रेशन या पेनिट्रेशन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what gas combination will reduce the spatters defect and improve arc stability in metal inert gas या metal active gas welding process? तो कौन सा गैस संयोजन एक स्प्रिंग दोष को कम करता है, ये रिड्यूस करता है, जो स्पैटर्स होते हैं उसको दोष को कम करता है, एक मिग और मैग वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क स्थिरता में सुधार करता है? तो जो हम कम से कम हमारी जो चिंगारियाँ निकले या स्पैटर्स कम से कम निकले मिग और मैग वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो, उसके लिए जो हम गैस यूज़ करते हैं वो करते हैं आर्गन या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, कोई सी भी गैस हम यूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग? फ्रिक्शन वेल्डिंग में जॉइंट के जो प्रकार होते हैं वह कौन सा प्रकार है? तो जो फ्रिक्शन वेल्डिंग का जो मेन टाइप होता है उसको हम बोलते हैं बट जॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग? टिग या टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में उच्च गलनांक का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? तो उसके लिए जो हम इलेक्ट्रोड करते हैं कि जैसा कि आप जानते हो कि जो टंगस्टन की जो इलेक्ट्रोड होती है वो पिघलती नहीं है, मतलब वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, इसी कारण वो जो इलेक्ट्रोड है वो पिघलती नहीं है। तो वो किस मटेरियल की बनी होती है? वो टंगस्टन की बनी होती है, जो कि हम टिग वेल्डिंग के दौरान यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टंगस्टन इलेक्ट्रोड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ आल्सो रेफर्ड एज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, GTAW, किसे GTAW का दूसरा रूप भी कहा जाता है। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जो होती है वो टिग वेल्डिंग का ही एक दूसरा नाम होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टिग स्टैंड फॉर टंगस्टन इनर्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में एक चिन्हित है। तो आपको ये बताना है कि जो एक्स है वो चित्र में क्या है। तो जो एक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो जो सिल्डिंग होती है, जो सिल्डिंग गैस होती है वो है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स ज्वाइन इन फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार के मेटल है वो आपस में जोड़े जाते हैं। तो जो मेनली जो फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है उसके अंदर हम डिसिमिलर मेटल, जो मतलब अलग अलग धातु की जो दो प्लेटें होती है उनको हम फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं, या ब्रेजिंग के द्वारा भी हम जोड़ सकते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया कि फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा हम किस तरह के जो जोड़ को आपस में जोड़ सकते हैं। तो डिसिमिलर मेटल या जैसे दो अलग अलग धातुएं हों या विभिन्न मेटल हो उनको हम फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द लेजर बीम वेल्डिंग। जो लेजर बीम वेल्डिंग का एक चित्र दिया गया है उसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। जो चित्र में जो एक्स दिया गया है मैं आपको सभी कंपोनेंट के नाम बता देता हूँ। जो चित्र में जो एक्स दिया गया है, जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं रूबी रोड या फिर रूबी क्रिस्टल भी बोल देते हैं। और ये जो पोर्शन दिया गया है ये दिया गया हीट के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल इनपुट, किसी भी बैटरी या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से इसको जोड़ा गया है। और ये है हमारी ट्यूब, जो आप देखा होगा ऐसे ऐसे कॉइल की फॉर्म में है। तो इनको हम बोलते हैं फ्लैश ट्यूब या फ्लैश लैंप्स। एग्जामिनर आपसे किसी भी कंपोनेंट का नाम पूछ सकता है, जैसे यहाँ एक इंडिकेशन दे दी कि इसका नाम बताइए, एक्स के रूप में दे दिया। तो एक्स क्या है, रूबी रोड या रूबी क्रिस्टल है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल इनपुट, जो हमारी इस शेप में है कॉइल की फॉर्म में। तो ये होती है फ्लैश ट्यूब या फ्लैश लैम्प। तो ये जो चौकोर जो पोर्शन है ये होता है रिफ्लेक्टर मिरर। जो भी अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम बनती है, इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होता है वो कहीं बाहर ना जा पाए, वो सीधा नीचे की तरफ आए। यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला यहाँ गया तो वो रिफ्लेक्ट होके नीचे ही मूव कर जाएगा। तो एक रिफ्लेक्टर मिरर होता है, वो उसकी जो परसेंटेज होती है वो 100% रिफ्लेक्टर होता है। उस जो भी इलेक्ट्रॉन उससे टकराएगा वो रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ चला जाएगा। तो नीचे हमने क्या लगाया हुआ है, ये जो हमारे एक लेंस लगा दिया हमने इस तरफ उसको फोकस करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम आ रही है। तो पार्टिकल रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है ये है लेजर की बीम, जो डॉटेड डॉटेड आपको दिखाई गई ये सारी होती है लेजर की बीम। तो ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फोकसिंग लेंस। तो फोकसिंग लेंस क्या होता है कि कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक बीम होती है जो कि सिंगल कलर की लाइट होती है। ये क्या है कि वर्क पीस के ऊपर डाली जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वर्क पीस है जहाँ भी हमें एक वेल्डिंग का जॉइंट चाहिए। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का एक पूरा स्ट्रक्चर है, इनके सारे कंपोनेंट है। तो इसी प्रक्रिया के दौरान जो इलेक्ट्रॉन या लेजर जो बीम वेल्डिंग होती है उससे क्या है कि हम वर्क पीस को आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स एक रूबी रोड है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी, रूबी क्रिस्टल भी इसका दूसरा नाम होता है, अगर आपको ऑप्शन में कहीं देखने को मिलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्रिस्टल या रोड इज़ यूज इन द लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग में किस क्रिस्टल रोड या का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम जो रूबी क्रिस्टल रोड होती है उसका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो जो लेजर बीम वेल्डिंग के सारे कंपोनेंट के नाम आपसे मैं बता चुका हूँ। एग्जामिनर आपसे किसी भी कंपोनेंट का नाम आपसे पूछ सकता है। तो जैसे यहाँ पूछ ले कि एक्स है वो क्या है, तो एक्स मैं पहले ही बता सकता हूँ ये क्या है, एक लेजर बीम है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मेटल सेक्शन कैन बी वेल्डेड बाय द फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग द्वारा किस प्रकार के धातु अनुभाग को वेल्डेड किया जाता है। तो जो फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है उसके द्वारा हम कर सकते हैं पाइप और राउंड
जो रोड्स होती है उसकी वेल्डिंग हम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द फ्रैक्शन वेल्डिंग। फ्रैक्शन वेल्डिंग जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जो फ्रैक्शन वेल्डिंग का जो प्रिंसिपल होता है इसमें दो रोटरी टाइप होते हैं, एक वन मेंबर स्टेशनरी एंड अदर रोटेटिंग टाइप। तो एक जो मेंबर होता है वो तो स्थिर रहता है, दूसरा घूमता रहता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्रैक्शन वेल्डिंग। तो एक फ्रैक्शन वेल्डिंग का एक चित्र दिया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स मैंने आपको दो आर्म बताई थी, एक है फिक्स आर्म, जैसे ये आप देख सकते हो ये फिक्स है, और ये क्या है जो नॉन रोटेटिंग जो पाइप है वो है। तो एक्स क्या है, दो इसमें मतलब मेनली क्या है कि दो आर्म, एक फिक्स होती है एक मूवेबल होती है। जैसे ये क्या है किस तरफ मूव करेगी। तो इसमें जो हमसे ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है, तो एक्स क्या है कि नॉन रोटेटिंग पाइप है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर द सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल हीट। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में भारी ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो जो हमारी जो फ्रैक्शन वेल्डिंग होती है उसके अंदर इस फ्रैक्शन वेल्डिंग की प्रक्रिया के दौरान हमें भारी हीट या ऊष्मा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टेज ऑफ मेटल द फ्रैक्शन वेल्डिंग इज़ कम्प्लीटली बाय अप्लाइंग द हाई प्रेशर। उच्च दाब लगाने से किस धातु की कौन सी अवस्था का फ्रैक्शन वेल्डिंग को पूरा किया जाता है। तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है फ्रैक्शन वेल्डिंग की, उसको हम अप्लाई करके या हाई प्रेशर अप्लाई करके हम उसको कर सकते हैं। तो वो होती है प्लास्टिक स्टेज। तो प्लास्टिक स्टेज ऑफ द मेटल द फ्रैक्शन वेल्डिंग इज़ कंप्लीट बाय अप्लाइंग द प्रेशर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GTAW। GTAW का जो पूर्ण रूप क्या है। तो GTAW स्टैंड फॉर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड टिप बाय सेटिंग द DCEN फॉर SS वेल्डिंग बाय द TIG वेल्डिंग प्रोसेस। TIG वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा SS वेल्डिंग के लिए DCEN सेट करके इलेक्ट्रोड टिप का कोण क्या होता है। तो यहाँ DCEN स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, SS स्टैंड फॉर स्टेनलेस स्टील, TIG स्टैंड फॉर टंगस्टन इनर्ट गैस जो वेल्डिंग होती है। तो जो TIG वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग के लिए जो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव सेट करके जो इलेक्ट्रोड टिप का जो एंगल रखा जाता है वो रखा जाता है 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट मार्क्ड एज एक्स। तो एक्स के रूप में एक चित्र दिया गया है। तो आप ये पूछा गया है कि जो वेल्डिंग बीड के अंदर ये कौन सा डिफेक्ट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मटेरियल की जो पेनिट्रेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। मतलब मटेरियल है जो पिंगल के धातु है वो पूरी तरह से अंदर तक नहीं जा रही है। तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन या अधूरा पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हीट इन फ्रैक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। फ्रैक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का स्रोत क्या होता है। मतलब जो हीट का जो स्रोत होता है वो फ्रैक्शन वेल्डिंग में क्या होता है। तो वो होता है मैकेनिकल फ्रैक्शन या यांत्रिक घर्षण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विल नॉट अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शन वेल्डिंग। धातु के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा फ्रैक्शन वेल्डिंग के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है। तो मेटल्स विद लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिस मटेरियल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है अगर वो कम है तो उसके लिए जो फ्रैक्शन वेल्डिंग की जाती है उस मटेरियल के ऊपर नहीं की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेल्डिंग प्रोसेस इज इफेक्टिव फॉर द निकल एंड टाइटेनियम।
निकल और टाइटेनियम के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया प्रभावी होती है? तो जो कुछ मेटल है जैसे निकल है, टाइटेनियम है, उसके ऊपर जो वेल्डिंग प्रोसेस की जाती है वो की जाती है टिग वेल्डिंग के द्वारा, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के द्वारा की जाती है, क्योंकि वो प्रोसेस है उसके लिए इफेक्टिव या इस मेटल को ये वेल्डिंग सूट करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द वेल्डिंग प्रोसेस दैट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल? वेल्डिंग प्रक्रिया क्या है जो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच विद्युत चाप को बनाए रखती है? तो इस जो वेल्डिंग होती है वो वेल्डिंग होती है टंगस्टन इनर्ट गैस, या जो टिग वेल्डिंग इज़ द वेल्डिंग प्रोसेस दैट मेंटेन द इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन द नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Next question is what is the name of defect in which the weld metal did not melt with base metal in the tungsten inert gas welding process? उस दोष का नाम क्या है जिसमें वेल्ड धातु टंगस्टन इनर्ट गैस प्रक्रिया में आधार धातु के साथ नहीं पिघलती है? तो वो होती है लैक ऑफ फ्यूजन, मतलब उसमें फ्यूजन की कमी है। तो जो डिफेक्ट जनरेट होता है वो होता है लैक ऑफ फ्यूजन in which the welding metal did not melt with the base metal in the TIG welding process। जब मटेरियल नहीं पिघलेगा तो मटेरियल क्या है कि नहीं पिघलेगा तो मटेरियल है कि नीचे तक नहीं जाएगा, और तो उसको हम बोलते हैं, जो मटेरियल नहीं पिघलता है तो उस अवस्था को हम बोलते हैं लैक ऑफ फ्यूजन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बोर डायमीटर ऑफ सेरामिक नोजल to avoid the porosity while doing the tungsten inert gas welding? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग करते समय पोरोसिटी से बचने के लिए सेरेमिक नोजल का जो बोर व्यास या जो बोर डायमीटर है वो कितना होना चाहिए? वो होता है करेक्ट साइज, मतलब सही आकार का होना चाहिए, ना ज़्यादा लूज हो ना ज़्यादा टाइट हो। तो इस तरह का गम डाया यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड द बर्निंग फास्ट ऑफ टंगस्टन इन टिग वेल्डिंग प्रोसेस? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में टंगस्टन के तेज़ी से जलने से कैसे हम बचा सकते हैं? तो बाय यूजिंग द DCEP डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव का उपयोग करके हम जो बर्निंग फास्ट होती है टंगस्टन इलेक्ट्रोड की इन द टंगस्टन इलेक्ट्रोड गैस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। DC स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट द इक्विपमेंट द इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्टली एंड कंट्रोल इन द इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग उपकरण में इलेक्ट्रॉन किरण को किस भाग में प्रत्यक्ष और नियंत्रित करते हैं? तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके, जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है वो जो रूबी क्रिस्टल होता है या जो उसके अंदर रोड या इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, वो क्या है कि एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर ही सारी प्रोसेस होती है। तो वैक्यूम चैम्बर इज़ द पार्ट या इक्विपमेंट कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के अंदर, जिसके अंदर ये सारी प्रोसेस होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what device या devices are provided to reflect the light coming to the end of the ruby rod in laser beam welding? लेजर बीम वेल्डिंग में रूबी रोड के सिरों पर आने वाले प्रकाश को प्रतिबिंब करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो लेज़र की जो लाइट निकलती है लेज़र बीम वेल्डिंग के दौरान, उसमें अंदर क्या कर सकते हैं 100% जो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स होते हैं उसका हम उपयोग करते हैं। तो वो सारी लाइटों को एक जगह इकट्ठी कर देता है और उसके द्वारा हम वर्क पीस पर एक बीम बनाकर वर्क पीस पर डालकर हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग मिरर। तो ये जो उसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज जनरली यूज इन गैस लेजर टाइप वेल्डिंग? गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग करते हैं? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो CO2 गैस होती है उसका उपयोग हम जनरली लेजर जो गैस वेल्डिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वेल्डिंग प्रोसेस द वर्क पीस आर मेल्ट
एंड ज्वाइन बाय द नैरो बीम ऑफ लाइट सोर्स। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में वर्क पीस पिघल जाते हैं और प्रकाश स्रोत के संकीर्ण बीम द्वारा उनको आपस में जोड़ा जाता है। तो जो लेज़र की एक बीम होती है जो वर्क पीस के ऊपर डाली जाती है उसके द्वारा वेल्डिंग, उससे क्या है कि मटेरियल पिघलता है और वेल्डिंग परफॉर्म हो जाती है। तो लेज़र बीम वेल्डिंग इज़ द वेल्डिंग प्रोसेस इन विच द वर्क पीस आर मेल्टेड एंड ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ द नैरो लेज़र बीम वेल्डिंग सोर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एडजस्टेड इन द इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग टू एलिमिनेट द डिफेक्ट ऑफ पोरोसिटी। पोरोसिटी के दोष को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में किसको समायोजित किया जाता है। तो जो मेनली जो एडजस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन एक को एडजस्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में, जो डिफेक्ट होता है पोरोसिटी उसको हम ख़त्म या एलिमिनेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट रिवॉल्यूशन ऑफ रोटेटिंग मेंबर इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस टू इफेक्ट द वेल्डिंग जॉइंट। वेल्डिंग जॉइंट को प्रभावित करने के लिए फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में घूर्णन सदस्य का अनुमानित चक्कर जो है वो कितना होता है। तो जो अनुमानित चक्कर होता है वो होता है 3000 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अप्रोक्सीमेटली 3000 रिवॉल्यूशन ऑफ द रोटेटिंग मेंबर इन द फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस टू इफेक्ट द वेल्डिंग जॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मटेरियल फ्रिक्शन वेल्डिंग इज़ मोर सूटेबल फॉर द ज्वाइनिंग। किस प्रकार का पदार्थ फ्रिक्शन वेल्डिंग में शामिल होने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो मेनली मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जो फ्रिक्शन वेल्डिंग एक ब्रेजिंग वेल्डिंग, उस वेल्डिंग इन दो वेल्डिंग के द्वारा हम डिसिमिलर मेटल, जो अलग अलग धातु की जो प्लेट होती है उनको आपस में हम जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिसिमिलर मेटल्स को हम फ्रिक्शन वेल्डिंग या ब्रेजिंग वेल्डिंग के द्वारा हम ज्वाइन कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज इनएक्टिव और डेफिशिएंट इन एक्टिव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टिग वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस निष्क्रिय है या इसमें कम सक्रिय रासायनिक गुण होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इनर्ट गैस होती है वो एक इनएक्टिव या डेफिशिएंट गैस होती है। तो जिसमें हम मेनली जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, नियन, आर्गोन ये सब क्या है इनर्ट गैस होती है। ये इनएक्टिव गैस होती है, मतलब ये किसी दूसरी गैस के साथ कोई केमिकली रिएक्शन नहीं करते, इसलिए हम टिग वेल्डिंग के दौरान इनर्ट गैस का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इनर्ट गैस यूज इन टिग वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो एक्रिय गैस होती है, जो इनर्ट गैस होती है, उसका उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो मेनली जो हम इनर्ट गैस यूज़ करते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में, वो हम इसलिए करते हैं कि जो वायुमंडलीय जो गैसेज होती है, जो एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन की जो गैसें होती है, जो हमारी जो मोल्टन मेटल होती है, जो बीड होती है, उस पर कोई एटमॉस्फेरिक जो गैसें हैं वो इफेक्ट ना डाल पाए। तो इसलिए हम इनर्ट गैस का हम उपयोग करते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के दौरान, क्योंकि इनर्ट गैस है वो किसी दूसरी गैस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है। तो मेनली टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन, वायुमंडलीय संपीड़न से पिघली हुई धातु की रक्षा करने के लिए हम इनर्ट गैस का उपयोग करते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के दौरान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज यूज एज इनर्ट गैस इन GTAW फॉर इंक्रीज द स्पीड। ट्रैवल स्पीड बढ़ाने के लिए गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के रूप में कौन सी निष्क्रिय गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो इनर्ट गैस होती है वो किसी दूसरी गैस के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती है। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या GTAW वेल्डिंग के दौरान जो इनर्ट गैस हम यूज़ करते हैं वो होती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टेम्परेचर GTAW प्रोसेस कैन प्रोड्यूस। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान कितना तापमान है पैदा करता है या होता है। तो वो होता है 3000 फ़ारेनहाइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट
टू द वर्कपीस इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में वर्कपीस को ऊष्मा देने का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो जो करंट की जो केबल होती है इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट टू द वर्कपीस इन द टिग वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हीट अफेक्टेड जोन जैसे इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन इन द गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में वायुमंडलीय दूषित पदार्थों से गर्मी प्रभावित क्षेत्र को कैसे कवर और संरक्षित कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ द आर्गन गैस, तो आर्गन गैस के हेल्प से हम उसको कवर और प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन की जो गैसें इफेक्ट डालती है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के दौरान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ लिटिल हाइड्रोजन एडेड टू द आर्गन ऑफ द वेल्डिंग इन स्टेनलेस स्टील इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए आर्गन में थोड़ा सा हाइड्रोजन जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? तो जो मेनली हम थोड़ा सा हाइड्रोजन ऐड करते हैं इसके अंदर आर्गन के अंदर जब हम स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करते हैं तो ये इससे क्या होता है कि जो इम्प्रूव द हीट ट्रांसफ़र, जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है या हस्तांतरण होता है उसमें सुधार होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मोल्टन मेटल इज सील्डेड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन एज द ब्लैंकेट इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में ब्लैंकेट के रूप में वायुमंडलीय प्रदूषण से पिघली हुई धातु को कैसे ढका जाता है? तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं तो कि जो एटमॉस्फेयर की जो गैसें होती है उससे हमारी जो मोल्टन की जो बीड होती है, पिघली हुई धातु होती है, उससे हमें बचने के लिए हम किस गैस का उपयोग करते हैं? हम इनर्ट गैस का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो इनर्ट गैस होती है वो एक एक्रिय गैस होती है, वो किसी भी गैस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाय यूजिंग द इनर्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द इनर्ट गैस डायरेक्टेड टू फ्लो ओवर वेल्ड पूल इन द टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में वेल्ड पूल में प्रवाह करने के लिए जो निष्क्रिय गैस को कैसे निर्देशित किया जाता है? तो वो निर्देशित किया जाता है थ्रू द नोजल या थ्रू द सेरामिक नोजल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट इन टिग टॉर्च फॉर होल्डिंग द टंगस्टन इलेक्ट्रोड। टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए टंगस्टन इनर्ट गैस टॉर्च के किस भाग का नाम क्या है? तो उसको हम बोलते हैं जिसमें हम जब हम टिग वेल्डिंग करते हैं उसके अंदर जो टॉर्च होती है, टॉर्च के अंदर हम क्या लगाते हैं? टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं कोलेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे इलेक्ट्रोड कहाँ पकड़ते हैं? इलेक्ट्रोड होल्डर में। इसी तरह से टिग वेल्डिंग में हम टॉर्च यूज़ करते हैं जिसके अंदर जो टंगस्टन की जो इलेक्ट्रोड होती है वो किसके अंदर डाली जाती है? वो डाली जाती है कोलेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ HF यूनिट इन टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में जो HF जो इकाई का उद्देश्य क्या होता है? तो मेनली जो उद्देश्य होता है वो होता है टू इनिशिएट द आर्क विदाउट टचिंग द इलेक्ट्रोड टू द बेस मेटल। बेस मेटल पर इलेक्ट्रोड को छुए बिना आर्क को प्रारंभ करना। जैसा कि हमने कोई भी हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जब आर्क वेल्डिंग के दौरान जिसके अंदर चिंगारियाँ निकलती है, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम वेल्डिंग करने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोड को मेटल के साथ टच करते हैं ताकि वो हमारा जो प्रॉपर है कनेक्शन सही हुआ है नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से जब भी हम आर्क को इनिशिएट करते हैं तो उसमें हम टच करते हैं, लेकिन इस जो टिग वेल्डिंग में जो पोर्शन होता है उसमें आर्क बढ़ाने के लिए उसको हम टच करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, किसको? बेस मेटल को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टू इनिशिएट द आर्क विदाउट टचिंग द इलेक्ट्रोड ऑन द बेस मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज इन द हैवी ड्यूटी वेल्डिंग ऑपरेशंस। हैवी ड्यूटी वेल्डिंग संचालन में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो जो मेनली जो कूलिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के दौरान, क्योंकि
उसमें क्या है कि जो वर्क पीस होता है हमारा बहुत ही गर्म हो जाता है, या जहाँ भी हम वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट पे, वहाँ क्या है बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, या किसी भी कंपोनेंट या किसी भी चैम्बर के अंदर बना रहे हैं तो उसको ठंडा करने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम दिया जाता है, कूलिंग अरेंजमेंट दिया जाता है, तो वो हम कर सकते हैं वाटर कूल के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इलेक्ट्रोड इज यूज इन द टिग वेल्डिंग प्रोसेस। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। तो स्पष्ट है, नाम से ही टंगस्टन इनर्ट गैस के अंदर जो वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान हम जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो होती है टंगस्टन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्या है कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिवाइस यूज टू शो द वॉल्यूम ऑफ द इनर्ट गैस अलाउड टू गो द वेल्डिंग टॉर्च इन द टिग वेल्डिंग। जो टिग वेल्डिंग में वेल्डिंग टॉर्च में जाने की अनुमति दी गई एक्रिय गैस की मात्रा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। जो टिग वेल्डिंग में वेल्डिंग टॉर्च में दी जाने वाली अनुमति की जो कितनी असक्रिय गैस या इनर्ट गैस जो फ्लो कर रही है वो किसके अंदर फ्लो, उसकी जो अमाउंट है या क्वांटिटी है वो किसके अंदर दिखाई देती है, वो देती है फ्लो मीटर के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज केमिकली इनएक्टिव विद एनी मेटल इन हॉट और कोल्ड कंडीशन इन टिग वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस किसी भी धातु को गर्म या ठंडी स्थिति में सक्रिय होती है। तो वो होती है आर्गन गैस। तो आर्गन गैस का हम उपयोग करते हैं क्योंकि आर्गन क्या है कि इनर्ट गैस होती है जो कि इनएक्टिव होती है, किसी भी गैस के साथ कोई रिएक्शन या किसी भी कंपोनेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है, तो इसलिए हम इस गैस का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील बाय द टिग वेल्डिंग प्रोसेस विद द डीसी। तो यहाँ से स्टैंड फॉर स्टेनलेस स्टील, TIG स्टैंड फॉर टंगस्टन इनर्ट गैस एंड DC स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। तो जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड मेनली जो स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करते हैं, जो DC करंट यूज़ किया जाता है और टिग वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर वो हम करते हैं थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस of replacing the air in a pipe with argon gas that will not react with the root of the weld। आर्गन गैस के साथ पाइप में हवा को बदलने की प्रक्रिया क्या है जो वेल्ड की रूट के साथ प्रक्रिया नहीं करेगी। तो वो होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्जिंग। द पर्जिंग इज द प्रोसेस टू रिप्लेस द एयर इन ए पाइप विद द आर्गन गैस दैट विल नॉट रिएक्ट विद द रूट ऑफ द वेल्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पर्जिंग। साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं यह भी मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।